नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय जो कॉरपोरेट वॉर है, यानी कि जो युद्ध एक तरीके से अलग अलग कॉरपोरेट्स के बीच में छिड़ा हुआ है, क्योंकि अदानी सरकार के गोद में बैठे हुए हमेशा नजर आते हैं। तो जो बाकी कॉरपोरेट्स हैं, अब वो किस तरीके से रिएक्ट करने लगे हैं, एक आपको मिसाल के तौर पर बताती हूँ कि अब अनिल अग्रवाल, जो कि वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, वो अब कोर्ट जा रहे हैं। और उनके कोर्ट जाने का उद्देश्य क्या था? उन्होंने जेपी को, जो जेपी ग्रुप है, उसको अक्वायर करने के लिए सोचा था। लेकिन और उन्होंने उनका जो टेंडरिंग था वो अदानी से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर था। लेकिन फिर भी वो टेंडर अदानी को मिला, यानी कि अदानी के पास वो चला गया। अब उसके बाद अनिल अग्रवाल का एक ट्वीट है, जो कि मैं व्यूअर्स के लिए पढ़ना चाह रही हूँ, और उसको पूरे युद्ध को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब अनिल अग्रवाल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हो गए। अब ये देखिए, अनिल अग्रवाल का ये ट्वीट मैं आपको पढ़ती हूँ, जो वेदांता के मालिक है। This morning I was reading chapter 15 of the Bhagavad Gita. One thought stayed with me. Have courage, stay humble, do your duty without attachment. Life tested this. उन्होंने एक भगवत गीता का कोट कहा और उन्होंने कहा कि देखो, लाइफ ने मुझे टेस्ट किया इसी सेइंग पर। Some years ago, Shri Jay Prakash Gaur, who built JP Group, came to me in London. He had built an empire over his lifetime with hard work and vision. He reached out more than once. He wrote to me. His only wish was simple, that what he had built should go into the safe hands and be taken forward with the right intent. He even wrote me letters in Hindi in his own words, expressing his trust. At that time, we could not proceed. वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जयप्रकाश गौड़ उनको एक बार लंदन में मिले और उन्होंने कहा कि जो उनका अंपायर है, वो सेफ हैंड्स में जाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक हिंदी में उसको उनको चिट्ठी भी लिखी थी। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या लिखते हैं अनिल अग्रवाल? रिसेंटली द एसेट वेंट इनटू अ पब्लिक ऑक्शन बाय सीओसी इन द आईबीसी प्रोसेस। यानी कि जो बैंक्रप्सी कोड है उसके तहत जो ऑक्शन जो किया गया, यानी कि जो उसकी नीलामी की गई, वो एसेट किसी और को चला गया। मेनी स्ट्रॉन्ग बिडर्स पार्टिसिपेटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग बिडिंग हुई, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे। सडनली द सेंटिमेंट एंड विशेस ऑफ जयप्रकाश गौड़ जी केम रशिंग बैक टू मी। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी यादें आ गई। वन बाय वन एवरीवन ड्रॉप्ड आउट ऑफ द बिडिंग, सब लोग बिडिंग से बाहर होने लगे। फाइनली वी वर डिक्लेयर्ड द हाईएस्ट बिडर, यानी कि हमने सबसे ऊंची बोली लगाई थी उस नीलामी के दौरान, पब्लिकली, यानी कि पब्लिक डोमेन में था कि सबसे ऊंची बोली जेपी ग्रुप के लिए वेदांता ग्रुप ने लगाई थी, यानी कि अनिल अग्रवाल ने लगाई थी। इट वॉज अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, वो लिखते हैं कि बिल्कुल पारदर्शी प्रोसेस था। वी वर इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग दैट वी हैड वन, यानी कि उनको लिखित में ये सूचित कर दिया गया कि वो उस नीलामी के राउंड को जीत गए हैं। बट लाइफ इज नेवर सो सिंपल। आफ्टर सम डेज द डिसीजन वॉज चेंज्ड। डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द डिटेल्स, दैट इज फॉर द राइट फोरम, बट आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग फ्रॉम माई हार्ट। फिर उन्होंने अपने दिल की व्यथा बताई है कि कैसे वो जो उनके पास आता हुआ जेपी ग्रुप था वो किसी और के पास चला गया। वी हैव नो अटैचमेंट टू दिस एसेट। इफ इट कम्स, it is God's grace. If it goes, that is also His wish. But one thing we believe strongly: when something is promised in Dharma, it should not be taken back. In our scriptures, also, we see this again and again. Truth, commitment, and fairness are above everything. So, what should one do? Gita gives a simple answer: do your duty with courage, but without anger or attachment. That is what we will do. We will place the facts in the right way. We will follow the right path. और उनके ऊपर उन्होंने ये खबर टैग की है, जिसमें कि, हाँ, ये वाली जो खबर है इसको मैं पढ़ देती हूँ। वेदांता अक्वायर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स इन ₹17,000 crore बिड। लेकिन कुछ दिन बाद उनको पता चला कि वो बिड, यानी कि वो जो पूरा राउंड था, वो किसी और के नाम हो गया है। और वो कौन व्यक्ति है? वो है गौतम अदानी। यानी कि जो पूरा पारदर्शी प्रोसेस था, पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो चला गया किसको? अदानी को। और अब ये पूरी जो लड़ाई है अदानी वर्सेस वेदांता ग्रुप हो गई है। क्योंकि अब कुछ लोग एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि ये देखिए क्यों अदानी के पास गई। अदानी के पास फुली कंप्लायंट थे वो रूल से। इवैल्यूएशन उनके पास 89.26/100 था, और वेदांता के पास कम था। फिर उसके बाद अदानी के पास अपफ्रंट कैश है 6,000 करोड़,
और वेदांता के पास कम कैश था। ये पूरा जो कंपैरेटिव दिया हुआ है इसको मैं पढ़ रही हूँ। फुल पे आउट अदानी के पास होगा, लेकिन वेदांता अगर करेगा तो वो स्टैगर्ड होगा। ये सारे कारण दिए गए हैं कि भाई क्यों जस्टिफाई किया गया कि ये जो प्रोसेस, पारदर्शी प्रोसेस था, ये अचानक से अदानी को क्यों दे दिया गया। अब जो अदानी बनाम वेदांता की जो लड़ाई है, अब वो कोर्ट में भी पहुंच गई है। लेकिन ये पूरी कहानी अपने आप में क्या कहता है? अनिल अग्रवाल एक बड़े साफ सुथरे कॉरपोरेट हॉन्चो माने जाते हैं, और अदानी के पास जेपी ग्रुप का जाना ये क्या कहता है अपने आप में? आज इसको एक आम आदमी के नजरिए से बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें आईबीसी का कोड इन्वॉल्व है और नीलामी का राउंड्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको कोशिश करूंगी कि सिद्धार्थ शर्मा के साथ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और सिद्धार्थ आपको बताएंगे कि क्या है ये एक्चुअली। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमेशा की तरह आपसे यही उम्मीद है दर्शकों को कि ये पूरी कहानी जो इतनी पेचीदी है, किसी को समझ में नहीं आ रही है, उसको एक सिंपल भाषा में आप जैसे हमेशा रखते हैं और दर्शकों को बहुत पसंद भी आता है, तो आप उस चीज को समझाएं कि ये है क्या। ये अदानी बनाम वेदांता की जो लड़ाई है अब तो कोर्ट में पहुंच गई है, लेकिन ये है क्या? जी, थोड़ी देर के लिए इसमें अदानी वेदांता सबको भूल जाइए। सीधी सीधी कहानी है कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए कर्जा किसी को दे दिया, किसी दोस्त को, और उसको कहा कि वो सूद भी देगा। कुछ दिन के बाद मुझे पता लगा कि वो न तो पैसा दे रहा है 1 लाख रुपए, न सूद दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा? कोर्ट में जाऊंगा उसके खिलाफ। अब कोर्ट में जब जाऊंगा तो उसने बोल दिया कि मैं तो दिवालिया हो गया। अब दे जैसे ही उसने बोल दिया मैं दिवालिया हो गया, सूद तो छोड़िए, मेरा 1 लाख भी डूब गया। ऐसे में कोई अगर तीसरा आदमी आता है मेरे पास और कहता है देखो जो तुम्हारा केस है ना वो 50,000 रुपए में मुझे तुम दे दो, मैं 50,000 रुपए तुमको दे देता हूँ, मैं केस लड़ लूंगा, उससे पैसा कैसे वसूलना मैं वसूलूंगा। तो मैं तो सोचूंगा चलो भागती भूत की लंगोटी भली, उधर तो 1 लाख रुपए भी मेरा डूब गया है। कोई 50,000 रुपए तीसरा आदमी दे रहा है तो मैं 50,000 रुपए ले लेता हूँ और अपने घर पे बैठ जाऊंगा। अब वो जो दूसरा आदमी है वो पहले से 1 लाख प्लस जो सूद है जो मैं उससे मांग रहा था वही मांगा। अब जो जो व्यक्ति जिसने कर्ज लिया हुआ है उसने उसको कहा नए आदमी को कि देखो मैं अपना गाड़ी भी बेच दूंगा ना तो मेरे पास 40,000 रुपये आएगा, और अगर मैं अपने पत्नी का भी जेवर बेच दूंगा तो 60,000 रुपये आएगा। इससे ज्यादा मेरे पास है नहीं, मेरे पास 1.5 लाख रुपए तो है नहीं, सूद वाला 1.5 लाख भी नहीं है, मूल वाला 1 लाख भी नहीं है। मेरे पास बहुत होगा तो मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा, 40,000 आएगा, और बहुत ज्यादा होगा तो मैं अपनी पत्नी का जेवर बेच दूंगा तो 60,000 आएगा। अब मैं अगर 40,000 ले लेता हूँ, वो जो दूसरा आदमी है वो 40,000 ले लेता है तो उसको घाटा होगा, क्योंकि पहले से उसने 50,000 रुपये वो आपको दे चुका है, मुझे वो दे चुका है, तो 50,000 तो उसका खर्चा हो गया, 40,000 लेगा तो घाटा होगा। तो वो कहेगा कि नहीं भैया तुम गाड़ी बेचो तो अपनी बीवी का जेवर बेचो, मुझे 60,000 दे दो, क्योंकि मुझे 10,000 का नुकसान, कम से कम 10,000 तो मुझे लाभ हो जाएगा। और लेकिन आश्चर्य आपको यह हो कि वो 10,000 का घाटा कर लिया, उसने 60,000 नहीं लिया। उसने, सामने वाले ने 40,000 भी बोला और 60,000 भी बोला, उसने 60,000 नहीं लेके अपना 10,000 घाटा कर लिया, और 40,000 लेके अगर अब वो केस खत्म कर देता है, इसका मतलब सीधा हो गया कि कोई चौथा इस पिक्चर में आ गया, उससे भी बड़ा दादा, जिसने उसको कहा कि 10,000 रुपये घाटा में भी हो जाए लेकिन तुम निपटा दो, बस यही हुआ है। इसका मतलब क्या? अगर मैं 50,000 रुपये 10,000 घाटा करके उसको बचा रहा हूँ, इसका मतलब यह है। तो हुआ यह है कि अब आते हैं कंपनियों पर। जेपी नाम की एक कंपनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी थी, जिसने दिल्ली में यमुना एक्सप्रेसवे वगैरह बनाई थी। 2017 में उसके ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। अब आईसीआईसीआई बैंक जब भी जेपी के पास जाता था वो पैसा लौटा नहीं पाता था। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, वो पैसा जब उसके पास डूबत खाते में चला गया तो भारत सरकार का एक बैंक है जिसका नाम है NARCL, उसका काम है बैड बैंक, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, जो जो कर्जा नहीं दे सकता, उसका वो कर्जा ले लेता है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने वो जो 75,000 करोड़ रुपया उसका जेपी को उसने दिया था वो लौटा नहीं पा रहा था जेपी, तो उसने वो जो कर्जा है उसका वो कर्जा कम रेट में बेच दिया NARCL नाम की संस्था को, वो बैंक को, जो कि भारत सरकार की संस्था है। अब NARCL ने क्या किया, बैड बैंक उसको कहा जाता है, उसका नाम ही है बैड बैंक। वो बैड बैंक क्या करती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस करती है, जो कि भारत सरकार का एक दो व्यक्तियों के बीच में अगर पैसे का कमी लेन देन हो गया और अगर हमारा पैसा लेन देन नहीं हो सका तो हम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन दो कंपनियों के बीच में अगर होता है तो फिर कोर्ट में नहीं जाना होता है, कोर्ट से पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होता है, वहां जाते हैं।
तो वहां पर जब गए तो नेशनल लॉ ट्राइब्यूनल ने पूरी केस की सुनवाई की। वहां पर जेपी ग्रुप ने बोल दिया कि मैं तो दिवालिया घोषित हो गया। अब जैसे ही आप दिवालिया घोषित होते हैं, आपकी सारी संपत्ति नीलामी में चली जाती है। तो नीलामी घोषित हो गई। ये नीलामी घोषित होती है जून 2024 में। और 17 मार्च को उस एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहता है कि हमने नीलामी कर दी। नीलामी में बहुत सारे लोग आए थे नीलामी में बिड करने के लिए, मतलब दावा लगाने के लिए। और अदानी नाम के एक कंपनी ने 14,500 का नीलामी लगाया था, बोली लगाई थी। और वेदांता नाम की कंपनी ने 16,500 की नीलामी लगाई थी। अब सीधा सा नियम ये होता है कि नीलामी अगर है, नीलामी में आप सबसे ज्यादा बोली महंगा जो लगी है नीलामी उसको देता है जाएगा। उसी को हाँ, लगता है। हाँ। बिल्कुल। जब नीलामी होती है तो या तो आपको नीलामी में शामिल नहीं होना है। जैसे विराट कोहली या धोनी आज तक एक ही टीम के लिए खेलते रहे, कभी वो आईपीएल की नीलामी में नहीं गए। लेकिन अगर आप ऋषभ पंत की तरह नीलामी में जाएंगे तो दिल्ली जीतेगी तो आपको दिल्ली के साथ खेलना पड़ेगा, लखनऊ जीतेगा तो आपको लखनऊ के साथ खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीलामी हो गई और नीलामी में अदानी ने 14,500 करोड़ का बोली लगाई और वेदांता ने 16,500 की बोली लगाई, तो स्वाभाविक है कि आपको बाई डिफॉल्ट आपको लगेगा कि ये बिड तो मतलब ये नीलामी में तो ये अब जेपी कंपनी 16,500 में वेदांता के पास चली गई। और यही वेदांता के मालिक ने कहा कि मेरा बिड सबसे ज्यादा था, मेरी बोली सबसे ज्यादा थी, मेरे पास आ गई। लेकिन 2 दिन के बाद उनको पता लगता है कि भले अदानी का बोली कम था, लेकिन कंपनी उसको दे दी गई है। अब उसको पूछिए तो वो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है वो कहता है कि ऐसा कोई कानून है जिसके अंतर्गत जिसका ये कर्जा है, मतलब वो जो बैड बैंक नाम की चीज मैंने बताई एनएआरसीएल, वो जिसको चाहे अपना अपने उसके ऊपर बोली किसी ने भी लगाई हो, वो जिसके साथ चाहे जा सकता है। नहीं, लेकिन अब क्या इसका ये मतलब सही ये बात है। है जो कारण दिया कि जो दोनों का कंपैरिजन है कि भाई जो बोली लगी, उसमें वेदांता लिमिटेड ने जो बोली लगाई थी उनकी बिड वैल्यू थी 16,726 करोड़, अदानी ने जो लगाई वो 14,535 करोड़। इस ये जो बोली में डिफरेंस है वो करीब 2,200 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जो कारण दिया जा रहा है वो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है कि नीलामी में किसको जाएगा वो चीज। अब अदानी ने ये कहा है, अदानी की तरफ से ये कहा गया कि उनके पास 6,000 करोड़ अपफ्रंट कैश था, जहां तक कि वेदांता के पास केवल 3,800 करोड़ कैश था अपफ्रंट। तो क्या ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया हो जाएगा कि किसको जाएगा? सामान्य ज्ञान यह कहता है नीलू जी कि अगर नीलामी है तो वहां पर कोई किंतु परंतु नहीं होता। ऋषभ पंत पर जिसने नीलामी लगा दी, उसने अगर लखनऊ ने उसको नीलामी में जीत लिया सबसे ज्यादा बोली देके, फिर आप ऋषभ पंत को नहीं पूछ सकते कि तुमको कहाँ खेलने का मन है। अगर नहीं खेलने का मन है तो नीलामी में नहीं आना चाहिए था उसको। कोहली या धोनी की तरह कभी नीलामी में नहीं उतरना चाहिए था। नीलामी का मतलब क्या होता है? नीलामी का सीधा मतलब होता है कि जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई वो नीलाम उसकी वो संपत्ति होती है। यहाँ पर अगर वेदांता ने 2,000 करोड़ की ज्यादा बोली लगाई, उसके बाद आप इसमें किंतु परंतु लगाइए कि नहीं नहीं, ये कर्जा जिसका था, जिस बैंक एनएआरसीएल नाम की भारत सरकार का जो बैड बैंक था, वो अब तय करेगा कि उसको किसके साथ जाना है, कम बोली वाले के साथ जाना है या ज्यादा बोली वाले के। तो भैया जब कम बोली वाले के साथ ही जाना था तो फिर नीलामी क्यों की भैया? नीलामी की जरूरत क्या थी? जिसको चाहिए वो तुम वहां चले जाते। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एनएआरसीएल नाम की जो बैड बैंक है जिसके पास जेपी की संपत्ति थी, उसके ऊपर उसके आकाओं का दबाव आया कि भले तुमको वेदांता का बिड ज्यादा हो, वेदांता का नीलामी की बोली ज्यादा हो, लेकिन तुमको जाना है कम बोली लगाने वाले के साथ। इसका मतलब ही यह है कि कहीं ना कहीं, और ये सभी भारत सरकार के क्या क्योंकि इसे उपक्रम है, फेवरेटिज्म कहेंगे? एनएआरसीएल भारत सरकार का उपक्रम है। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ क्या ये फेवरेटिज्म होगा कि भाई अदानी के साथ ये फेवरेटिज्म किया, या फिर ये कहा जाएगा कि भाई ये बैंकिंग लॉजिक एक नया निकाल लिया गया अदानी के लिए? वही मैं कह रहा हूं ना कि आप कुछ भी लॉजिक निकालिए, फिर नीलामी क्यों कर रहे हैं ना? आप ये नहीं ना कह सकते नीलू जी कि नीलामी तो है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसके बाद ऋषभ पंत के ऊपर जाएगा कि नहीं नहीं, उसको उस टीम के साथ नहीं जाना। अगर नहीं जाना है तो नीलामी में नहीं उतरना था। बात नीलामी का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल सामान्य सी चीज है। नीलामी का मतलब यह होता है कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाया उसके पास जाती है। यही तो वेदांता वाले कह रहे हैं कि मैंने सबसे ज्यादा बोली लगाई, वो कागज सबके सामने है। मैं सबसे ज्यादा बोली मैंने लगाई, 2,000 करोड़ ज्यादा मैंने बोली लगाई, और मुझे आपने बता भी दिया कि आपकी बोली सबसे ज्यादा है।
मैं उस बोली पर खुश था। अब आप कोई उसमें से किंतु परंतु निकाल रहे हैं कि ये जो बैड बैंक नाम की संस्था है, नेशनल NARCL नाम की, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, उसके पास ये अधिकार, विशेष अधिकार है कि जो जिसने कम भी बोली लगाई तुम उसके साथ जा सकते हो। तो फिर इसका मतलब आप बोली क्यों लगा रहे हैं, नीलामी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तो भारत सरकार सीधे सीधे NARCL बैंक को कह देती कि भैया तुमको अदानी के साथ चले जाओ, वो जितनी की भी बोली बात है कि बोली अगर लगाइए, बोली लगाने के बाद कम के पास आप नहीं जा सकते, नहीं, सीधा लेकिन सा सामान्य सा नियम है। कई लोग उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि देखिए अदानी को क्यों दिया गया है। एक के पास उन्होंने कहा है कि दिस वाज नॉट अबाउट हु कोटेड द बिगेस्ट नंबर, इट वाज अबाउट हु डिलीवर्ड द मोस्ट रिलायबल एंड एग्जीक्यूटेबल प्लान। बोली से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एग्जीक्यूट करेगा ठीक से उसको हम देंगे। तो फिर नीलामी क्यों कह रहे हैं उसको? पहले से आप कह दीजिए कि ये सब चीज में सिर्फ ऐसा कंडीशन है जो कि सिर्फ अदानी नाम की एक कंपनी है वही फुलफिल करेगी। देखिए नीलामी का, जैसे IPL की नीलामी होती है, कभी आप तो IPL की नीलामी में नहीं जा सकते, मैं तो जाके वहां पर बोर्ड नहीं उठा सकता, क्योंकि हम आप वहां जाने के अधिकारी ही नहीं है। आप, जो भी नीलामी में उतरता है, उतरने से पहले ही उसकी औकात पता लगा ली जाती है ना, कि तुम्हारा इतना औकात होगा तभी तो तुम उतर सकते हो। IPL की नीलामी में हमने तो कभी नहीं देखा कि सिद्धार्थ जाके बोर्ड उठा रहा है या नीलू व्यास जाके बोर्ड उठा रही है, क्योंकि हम IPL में रजिस्टर्ड ही नहीं है। वहां उठाने का अधिकार केवल दिल्ली का है, दिल्ली की टीम को है, लखनऊ की टीम को है, चेन्नई की टीम को है, बैंगलोर की टीम को है। हम, आप जैसे ही उस रूम में पहुंच गए, आप नीलामी में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब आपको नीलामी में आवाज लगाने का, बोली लगाने का और जीतने का पूरा हक है। ऐसे में अगर वेदांता ने अपने सारे क्वालिफिकेशन पूरा कर लिया था, उस नीलामी में वो भागीदार था, उसने नीलामी में भाग लिया, उसने सबसे ज्यादा बोली लगाई, आप खुद बोल रहे हैं कि उसकी बोली सबसे ज्यादा थी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम उसको नहीं देंगे? इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं ये जो बैड बैंक नाम की संस्था है भारत सरकार की, इसके ऊपर कहीं से ऊपर से दबाव आया कि भले तुमको वेदांता के पास, क्योंकि ध्यान में रखिएगा शुरुआत में मैंने कहा था, ये जो जेपी कंपनी है, जेपी नाम की, ये 75,000 करोड़ की कंपनी है। 75,000 करोड़ की कंपनी आप 15,000 में, मतलब 75,000 रुपए का सामान अगर आपको 15,000 में मिल रहा है, तो कौन छोड़ने वाला है? 75,000 का सामान आपको आज 15,000 में मिल रहा है। तो 15,000 की, किसी दूसरे ने बोला कि नहीं हम 17,000 डालेंगे, तो कहा नहीं 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 नहीं, तुम किसी कानून के अंतर्गत बाहर हो। तो भैया अगर बाहर हो तो तुम नीलामी में अंदर कैसे आने दिया? तो अगर मुझे जब IPL की नीलामी में मैं और आप जा ही नहीं सकते अंदर, जाने वाला जो टीम है वही डालेगा, तो जिसके नाम से नीलामी हो जाती है, सीधी बात है कि नीलामी शुरू होने से पहले ही कौन नीलामी में भाग ले सकता है ये पहले से तय होता है। IPL के टीम में कभी आप और हम जाके नीलामी में भाग नहीं ले सकते हैं, वहां पर IPL की टीमें ही होती है। अब वहां पर जिसने भी सबसे ज्यादा नीलामी बोल दी, ऋषभ पंत को अगर दिल्ली के बदले लखनऊ ने ज्यादा बोल दिया, तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। अगर आपको वो नीलामी नहीं करनी है, तो फिर मैं कह रहा हूं आपको विराट कोहली और धोनी जैसा बोलना चाहिए कि हम नीलामी में नहीं है भैया, हम एक ही टीम के साथ 18 साल से खेल रहे थे, अभी भी खेलते ही रहेंगे। नीलामी में उतरने के बाद आप ये नहीं कर सकते कि हम उधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। नहीं, मजे की बात यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग इसमें लॉजिक दिखा रहे हैं। वेदांता वर्सेस अदानी का एक्सप्लेनेशन आया है, देखिए अब एक स्वप्निल कोमावार है, उन्होंने लिखा है कि व्हाट लेट वेदांता लूज फॉर जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड, व्हाई वाज वेदांताज अडेंडम रिजेक्टेड। अब ये देखिए, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो कि COC रिजेक्टेड इन ऑन क्लियर प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया गया है। बिडिंग रूल्स रिक्वायर्ड that final offers be binding and non-revisable. The process not explicitly barred any post deadline changes. Accepting the addendum would have required restarting the entire process. The COC concluded that accepting it was neither tenable nor practicable. अब ये मनी कंट्रोल के हवाले से ये जो एक्सप्लेनेशन आया है वो ये है। और ठीक है, तो तो इसको अलग मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके प्रोसीजर के अनुसार वेदांता इस नीलामी में पहले ही बाहर हो गया था, तो आप उस लिस्ट में उसका नाम कैसे ला रहे हैं कि उसने सबसे ज्यादा बिड किया था? तो पहले ही बाहर, किसी भी कारण से अगर कोई बैट्समैन आउट हो गया, तो फिर आप उसको नॉट आउट की लिस्ट में कैसे डाल रहे हैं? आप पहले तो कह रहे हैं कि बैट्समैन नॉट आउट है, फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो पहले आउट हो गया था। जब आउट हो गया था तो आप उसको नॉट आउट की लिस्ट में कैसे डाल रहे हैं? किसी भी कारण से आप जब प्रोसीजरल बात करते हैं, तो इसका मतलब किसी प्रोसीजर के अंतर्गत अगर वेदांता का नीलामी का जो बोली था
वो गलत पाया गया, तो फिर लिस्ट में उसका नाम कैसे आ रहा है? आप ही ने लिस्ट क्यों, आप क्यों लिस्ट बना रहे हैं? वेदांता मैं कहता हूँ उस वेदांता वाले लिस्ट में मैं भी गया था नीलामी करने के लिए, मुझे उस बिल्डिंग के अंदर भी नहीं जाने दिया था। बोला तुम्हारा औकात क्या है, ढंग से 1,000 रुपए तो पॉकेट में रखते नहीं हो। तो आखिर कोई अंदर गया होगा, तभी तो उसको वहां पर लिस्ट में नाम आया होगा। मैं भी गया था, लेकिन हम्म, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग में नीलामी हो रही थी ना, उसका दरबान मुझे भगा दिया था। बोला पहले पॉकेट में 1,000 रुपए दिखाओ, मेरे पास था नहीं। तो मुझे बताइए कि अगर वेदांता किसी कारण से उसका प्रोसीजर गलत था, तो लिस्ट में नाम कैसे है? लिस्ट में नाम भी है, सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा उसने बोली लगाई है, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं प्रोसीजर में वो बाहर हो गया। इसका मतलब ही यह है कि कहीं ना कहीं देखिए, 75,000 करोड़ की कंपनी किसी को 15,000 करोड़ में मिल रही है, तो एक लॉटरी होती है। 75,000 का सामान मुझे भी कोई देगा ना 15,000 रुपए में, तो मुझे लगता है कि लूट का माल है, ले लें। वहां पर कोई दूसरा कंपटीटर था, उस कंपटीटर को इनको बाहर करना था, उसने ज्यादा बिड दे दी थी। सरकार भी इनकी है, अदानी के साथ भाजपा का संबंध क्या है ये भी सबको पता है। कोई कानूनी दांवपेच निकाल लिया कि इस कारण से हमने उसको बाहर कर दिया। अरे एक भैया तरीके बाहर से करना था एक तो तरीके उस वेदांता को उस नीलामी में बैठाया ही कहीं के लिए, बाहर कर देता। नहीं, तो एक तरीके से इसको अगर कॉमन मैन को समझाएं, जो कि आप समझा रहे हैं कि एक तरीके से कौड़ी के दामों में उनको जयप्रकाश इंडस्ट्रीज जो पूरा ग्रुप है वो एक तरीके से मिल गया है। लेकिन जो कई लोग इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ वी अंडरस्टैंड करेक्टली व्हाट डज द ऑर्डर इंडिकेट अबाउट वेदांता's bid. The order suggests that Vedanta's final bid did not match Adani's on key parameters. Its attempt to revise terms came after the process had closed. This was not aligned with the agreed bidding framework. ये मनी कंट्रोल लिख रहा है। क्या ठीक है, ये अच्छी चीजें बात है। तो वेदांता को मुझे पता नहीं थी? मुझे मुझे ये नहीं नहीं, मुझे ये बताइए कि ये जो अदानी और क्या कहते हैं वेदांता, इन दोनों का बिड, मतलब इन दोनों की बोली सबसे ज्यादा ऊंची थी। ये चीज मैंने बताया, आपने बताया, हमने तो नहीं बताया। ये भी बताने वाला नेशनल क्या कहते हैं वो, ये जो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, वो भी भारत सरकार का है। अगर वो गलत था तो भारत सरकार के नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने वेदांता का नाम काहे लिखा? पहले ही क्यों नहीं बोल दिया कि वेदांता भी था, लेकिन इस कारण से वेदांता बाहर हो गया। जिस कारण से सिद्धार्थ शर्मा को बाहर किया आपने, सिद्धार्थ शर्मा भी उस दिन आया था बिडिंग में, दरबार ने बाहर करके फेंक दिया। तो जैसे मुझे बाहर बाहर फेंक दिया, वैसे ही आप वेदांता को भी बाहर कर देते। आप पहले तो कहिए कि वेदांता को अंदर लेंगे, वेदांता को पूरा बोली लगाने देंगे, वेदांता की बोली सबसे ज्यादा भी पाई जाएगी, वेदांता का नाम भी आप लिस्ट में डाल देंगे। ये सब डालने वाले आप ही, ये सब डालने वाली भारत सरकार की संस्था है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी भारत सरकार की संस्था है, और NARCL नाम की बैड बैंक जो है वो भी भारत सरकार की है। आप अगर इतना कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब या तो उस चीज को वेदांता को दे देते, क्योंकि उसका बिड सबसे ऊंचा था, उसने नीलामी में उसकी बोली सबसे ज्यादा थी। ये मेरा नहीं कहना है, ये आपका नहीं कहना, ये भी भारत सरकार का ही कहना है। जब भारत सरकार ही कह रही है, ये बताइए कि अंपायर कहे कि मैच वो जीत गया है, मतलब अंपायर यहाँ पर बोल रहा है कि मैच तो वो जीत गया, लेकिन कप मैं दूसरे को दूंगा, ऐसा होता है कहीं पर? आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैच तुम जीते हो, उसके बाद मैं कहूंगा नहीं नहीं कप तो मैं दूसरे को दूंगा, तो लोग सवाल पूछेगा ना कि भैया, अगर कप उसी को देना था तो मैच दूसरा जीता बोल देते तुम। ये नहीं, नहीं हो आप सकता कि मैच आपने में तो आप कहिए दूसरा जीता, रेफरी कहे कि मैच तो ये जीता, कप आप देते समय दूसरे को बुला लीजिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर ये डिसाइड होगा। अब दोनों वेदांता और अदानी आमने सामने है। अब बाजी जीतेगा कौन? क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये वेदांता ये बाजी जीत जाएगा? जब प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे ही उसको बाहर कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है कि भाई प्रोसीजर सही था या गलत है। मेरे ख्याल से वेदांता इसमें अदानी के खिलाफ नहीं जाएगा, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NARCL के खिलाफ जाएगा कि आपने जब मुझे अंदर बुलाया था और मुझसे बोली लगवाई थी, दूसरा कौन था मुझे उससे लेना देना नहीं है। आपने जब मुझे अंदर बुला लिया, आपके कंडीशन के अनुसार मैंने बोली लगाई, मेरी सब बोली सबसे ज्यादा थी। आप खुद बोल रहे हैं कि मैं जीता हुआ हूँ। आप मुझे जब जीता हुआ है तो वो कंपनी मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे ख्याल से वेदांता वाले इसमें दूसरे अपने प्रतिद्वंदी से उनको कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2 पर कौन था, हो सकता है नंबर 3 पर भी कोई था, नंबर 8 पर भी कोई था, उनसे वेदांता को कोई लेना देना नहीं है। वेदांता को बस इतना है, मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट में वेदांता अपना आर्ग्यूमेंट करेगा कि आपने किसी एक नियम के आधार पर
एक बोली लगवाई थी, मैं उस बोली में आया था, मुझे आपने अंदर आने दिया, मुझे आपने बोली लगाने भी दी। जब मैंने बोली लगाई तब भी आपने नहीं रोका। बोली जब मेरी सबसे ज्यादा थी तब भी आपने नहीं रोका। जब आपने लास्ट में लिस्ट बनाया तब ये भी बोल दिया कि मैच में जीत गया हूं क्योंकि मेरी जब सबसे ज्यादा बोली है। अब कप देते समय कह रहे हैं कि कप मुझे नहीं देंगे, दूसरे को देंगे। तो आप दूसरे से मुझे लेना देना नहीं है। वो कहेगा कप मुझे दे दो, कौन दूसरे को दे रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कॉरपोरेट वॉर नहीं है, ये वेदांता भारत सरकार के खिलाफ लड़ेगा, भारत सरकार की उन संस्थाओं के खिलाफ लड़ेगा, चाहे वो एनएआरसीएल नाम का बैड बैंक हो, चाहे वो एनसीएलटी नाम की संस्था हो जिसने की ये क्या कहते हैं नीलामी करवाई। उससे ये कहेगा कि भैया अगर तुमने मैच खेलने के लिए मुझे बुलाया था, मैं मैच खेला था, तुमने सबके सामने मैं जीत गया करके घोषित कर दिया था, आधे घंटे बाद कप देते समय दूसरी टीम को कैसे बुला रहे हो? उसको दूसरे टीम से दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है कप मैच मैं जीता हूं तो कप मुझे दे दो, बस इतना ही कहेगा। बिल्कुल। चलिए, तो देखेंगे, बहुत रोचक हो गया है सुप्रीम कोर्ट में जब ये लड़ाई जाएगी तो फिर क्या होगा, कौन बाजी जीतेगा कौन बाजी हारेगा, ये देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।